नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, आज एक कुछ ऐसी सूचना आपसे शेयर कर रहा हूं जिसके बाद आपको लगेगा कि भारत को इजराइल का शुक्रगुजार होना चाहिए। हजारों घाव देने की जो योजना पाकिस्तान ने बनाई थी, असल में भारत ने वो योजना बना ली। और अभी आपको यकायक खबरें आती होंगी कि पाकिस्तान में एक अननोन गनमैन ने लश्कर ए तैयबा के फलाने हैंडलर को ठिकाने लगा दिया। फिर खबर आती होगी कि जमातुद दावा के किसी हैंडलर को ठिकाने लगा दिया। फिर खबर आता होगा कि आईएसआई के किसी एजेंट को किसी ने ठिकाने लगा दिया और वो गनमैन आज तक पकड़ा नहीं गया है। पाकिस्तान में, पाकिस्तान की जमीन पर इस तरह का अननोन अज्ञात गनमैन अपना काम कर रहा है और वो पकड़ में नहीं आ रहा है। तो ये कैसे हो रहा है? अब आज मैं वही आपके साथ शेयर कर रहा हूं। कुछ तो अंतर्राष्ट्रीय मामले होते हैं जिसके बारे में सिर्फ आपको मैं इशारा कर सकता हूं, लेकिन बाकी आप समझ जाएंगे। असल में इजराइल को आपको साधुवाद देना चाहिए और जितना साधुवाद आप इजराइल को देंगे उतना ही अच्छा। कम ही होगा, समझिए, क्योंकि इजराइल आपके साथ लगातार दोस्ती बनाए हुए और आज से नहीं, 1962 से बहुत मजबूती से आपके साथ खड़ा है। जब भी आपको जरूरत पड़ी है, इजराइल आपके लिए हमेशा आगे आकर खड़ा रहता है। और एक बार फिर से इजरायलियों ने आपके लिए वो काम कर दिया है जो हर हालत में, जिसे आप बिना उनकी सराहना किए हुए मानेंगे नहीं। आज मैं किस बात का जिक्र कर रहा हूं मित्रों? आज मैं जिक्र कर रहा हूं कि इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी ने भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी को एक गुर सिखाया। और वो गुर था कि साहब, आपके जो पड़ोसी हैं पाकिस्तान, वो आपके लिए नासूर बना हुआ है। इस नासूर को आप कैसे कंट्रोल में लाएंगे? वो छद्म युद्ध लड़ रहा है, आपके देश में आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दे रहा है और आप लगातार उससे जूझ रहे हैं। कभी वो कश्मीर में करता है, कभी वो मुंबई में करता है, कभी वो नॉर्थ ईस्ट में कर देता है, कभी वो सेंट्रल इंडिया में करता है। आप उसको पकड़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो आपके यहाँ बहुत मजबूत स्थिति में अपनी जकड़ बनाता जा रहा है। लेकिन अगर आप इस मजबूत स्थिति को बनाने वालों के ही खिलाफ एक खेल शुरू कर दें तो उनका खेल खत्म हो सकता है। और इसके लिए इजराइल ने भारत को एक बहुत जबरदस्त थ्योरी दी और कहा कि देखिए साहब, कुछ मर्सनरी होते हैं, मतलब जो किसी भी हद तक जाकर के अपनी जान की बाजी लगा करके कहीं पर कोई भी घटना करने के लिए तैयार रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि आपको मर्सनरी तैयार करना पड़ेगा और अलग से आपको तैयार करने की जरूरत नहीं है, बल्कि वहां पर वो मर्सनरी मौजूद है। ऐसे आतंकी मौजूद हैं जिसको सिर्फ आपको नर्चर करना है और जैसे ही आप नर्चर करेंगे आपको रिजल्ट मिलने लगेगा। उन्होंने कहा कि ये कैसे संभव है? इजराइल की तरफ से ये सलाह दी गई कि आप नर्चर करें न करें, लेकिन यही एक तरीका हो सकता है जब आप उनको नियंत्रण में ला सकते हैं, उनको कंट्रोल में ला सकते हैं। भारत ने पूछा कि वो तरीका क्या हो सकता है। भारत के खुफिया एजेंसी को जानकारी दी गई कि दो जो बड़े संगठन है, दाऊद को छोड़ दीजिए आप,
जो एक सबसे बड़ा संगठन है जो आपके लिए नासूर बना हुआ है और उसको खाद-पानी पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान के बाहर से भी मिलता है। 2 संगठन को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा और इनको ध्यान में रख कर के आपको काम करना पड़ेगा। एक संगठन से तो मैं वाबस्ता हूँ और दूसरे संगठन से आप वाबस्ता हैं। उस दोनों संगठन का उन्होंने नाम लिया, एक संगठन का नाम है अल-कायदा, जिसके सर्वेसर्वा थे ओसामा बिन लादेन, जो कि फिनिश कर दिए गए पाकिस्तान में ही अमेरिका के द्वारा। एक है अल-कायदा, लेकिन उसके बाद अल-कायदा में फिर अल-जवाहिरी आए, अल-जवाहिरी के बाद कोई और आए और इस तरह से उनका संगठन, ये हायरार्कियल संगठन इसको कहा जाता है, जिसमें कि कोई ऐसा आतंकवादी समूह जिसमें कोई एक ऊपर बैठा होता है और अगर उसका एलिमिनेशन होता है, जो दूसरा सेकंड इन कमांड होता है, वही फिर कमांडर हो जाता है। और फिर अगर मान लीजिए कि किसी कारणवश उनका एलिमिनेशन हुआ, तो फिर दूसरे सेकंड इन कमांड जो होते हैं, वो उसको कंट्रोल करने लगते हैं। इस तरह से ये हायरार्की इन लोगों के इसमें चलता है। वही स्थिति पाकिस्तान में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है लश्कर-ए-तैयबा और उसके सर्वेसर्वा हैं हाफिज सईद। 2 और हैं, अब मौलाना मसूद अज़हर भी हैं, लश्कर-ए-तैयबा के हाफिज सईद भी हैं। अब लश्कर-ए-तैयबा के 2 और ऑर्गेनाइजेशन के ऑफशूट जिसको आप कहते हैं। एक है जमात-उद-दावा और दूसरा है फलाह-इंसानियत। फलाह-इंसानियत करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको जमात-उद-दावा और फलाह-इंसानियत ये दोनों हुए लश्कर-ए-तैयबा के और लश्कर-ए-तैयबा के जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन है फलाह-इंसानियत, वो आप हैरान हो जाएँगे कि वो किनके समर्थन से आगे बढ़े हैं। ये जो दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है, उसको आगे बढ़ाने का काम किया है यूएसएड ने। यूएसएड के पैसे से ये काम चलता है। अब आप समझ लीजिए कि अमेरिका की क्या-क्या, कहाँ-कहाँ, क्या-क्या फुटप्रिंट रहता है और ये सब जानकारी भारत को भी है, इज़राइल को भी था। तो इज़राइल ने ये सारी जानकारी मुहैया कराई भारत को। इज़राइल के जो आपको मालूम है इज़राइल की खुफिया एजेंसी मोसाद और भारत की जो अपनी खुफिया एजेंसी है रॉ, बहुत दुनिया में आजकल ये दोनों डंका बजा रहे हैं अपनी खुफियागिरी का। तो इन्होंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया कि जमात-उद-दावा और फलाह इंसानियत और इसके अलावा लश्कर-ए-तैयबा ये जो हैंडलर हैं, ये इनके ऑर्गेनाइजेशन को हमें नेस्तनाबूद करना पड़ेगा तभी ये काम होगा। अब उन्होंने कहा कि भई अगर आप नेस्तनाबूद करना चाहते हैं तो आप पाकिस्तान पर अटैक करेंगे क्या? उनको ढूँढेंगे क्या? अभी जो ऑपरेशन सिंदूर में हुआ, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के पहले एक बहुत ही सीक्रेट ऑपरेशन जारी था और उसमें इज़राइल की बड़ी भूमिका थी, इज़राइली सरकार की इंटेलिजेंस इनपुट मुहैया कराने की। और ये एक प्रकार से समझिए कि जॉइंट ऑपरेशन हुआ। पाकिस्तान में वही काम शुरू हुआ जो पाकिस्तान दूसरे जगह पे कर रहे थे। मतलब भारत में जो काम पाकिस्तान कर रहा था कि उन्होंने अपने हैंडलर यहां पर तैयार कर लिए थे, स्लीपर सेल तैयार कर लिए थे और स्लीपर सेल के माध्यम से वो आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देते थे। कई स्तर पर उनका स्लीपर सेल था। आप हैरान हो जाएंगे कि लश्कर ए तैयबा केवल सिर्फ आतंकवादी घटनाएं नहीं कर रहा है, भारत में अलग-अलग संगठनों में घुसपैठ करके, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट करके, भारत के कुछ वर्ग को रेडिकलाइज़ करने के लिए पूरा अभियान छिड़ा हुआ है और उसमें बड़ी तेज़ी से आजकल सोशल मीडिया का वो प्रयोग कर रहे हैं। इसलिए बहुत सारे अकाउंट आपको मिल जाएँगे सोशल मीडिया में जिसमें कि आपको नाम रहेगा किसी खास धर्म का और वो पूरी तरह से निशाना बनाते रहेंगे भारत की सरकार के ऊपर। अलग-अलग तरीके से वो बनाते हैं निशाना कि सरकार अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ा रही है, अनएम्प्लॉयमेंट पर कोई ध्यान नहीं दे रही है, लोग भूखे मर रहे हैं, गरीबी है, महँगाई है। इस तरह का प्रपंच उनके हैंडल से चलता रहता है, ताकि वो समाज में अनरेस्ट भी पैदा हो। तो लश्कर-ए-तैयबा के हैंडलर और उसके पीछे यूएसओ एड और भी बाकी संगठन भी है, चाहे उसमें अल-कायदा क्यों ना हो, आईएसआईएस क्यों ना हो, ये सारे लोग मिल करके कंसर्टेड खेल कर रहे हैं। अब इसको काउंटर करने के लिए जो इजरायली सलाह थी भारत को, वो ये थी कि वो छद्म युद्ध लड़ रहा है, आपको भी एक ऐसा युद्ध लड़ना पड़ेगा जो छद्म नहीं हो लेकिन
सीधा सीधी हो और वो मामला उनके खिलाफ चले जाए, ऑपरेशन सिंदूर की तरह नहीं। वही मर्सनरी, वही खेल खेलने के लिए जो पाकिस्तान आपके साथ खेल रहा है, और वही खेल शुरू हो गया मित्रों। इज़राइल के सहयोग से वहां पे कुछ ऐसे मर्सनरी तैयार किए गए जो 3 लेयर में इन आतंकवादी संगठनों को जहां-जहां से खाद पानी मिल रहा था। पहला खाद पानी मिल रहा है पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से। दूसरा खाद पानी मिल रहा है पाकिस्तान की डिफेंस से, और तीसरा खाद पानी मिल रहा है पाकिस्तान के पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट से। तो इस तीनों के जरिए पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन को, जो कि भारत में अनरेस्ट फैलाने के लिए ही सिर्फ बने हुए हैं, उनको खाद पानी मिल रहा था। तो तैयार हुआ कि ऐसे मर्सनरी कहां मिलेंगे जो इन तीनों के खिलाफ हो। तो पता चला कि अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, अफगानिस्तान का तहरीके अफगानिस्तान तालिबान टीटीएफ, तहरीके तालिबान अफगानिस्तान जो है वो, ये सारे ऑर्गेनाइजेशन के जो लोग हैं, जो इनके साथ संबद्ध है, जो इनके मिले हुए हैं, ये आपकी मदद कर सकते हैं। और वहां से मर्सनरी को तैयार करने की शुरुआत हुई। और फिर वो जो अननोन गनमैन है, उन्होंने अपना करामात करना शुरू किया। 3 लेवल पर वहां पर करामात होता है। पहला, अब मान लीजिए कि लश्कर-ए-तैयबा है तो उसका एक सबसे सुप्रीम कमांडर हुआ, फिर मिडिल लेवल कमांडर हुआ, और फिर जो सबसे नीचे के लेवल पे जो रंगरूट होते हैं, वो होते हैं, या उनके जो बाकी कार्यकर्ता होते हैं। उसमें भी जो कोई प्रोमिनेंट कार्यकर्ता होते हैं, वो। तो पहला काम शुरू हुआ कि 3rd लेवल के जो प्रोमिनेंट कार्यकर्ता थे, जो कि ये सब आतंकवादियों को बुलाने का, उनको ट्रेनिंग देने का, उनको ज्ञान बाँटने का सो काम होता है। ये फर्स्ट हैंडलर जिसको कहते हैं, उसमें आईएसआई के भी लोग थे, डिफेंस के भी लोग थे, और पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट के भी लोग हैं, पॉलिटिकल कार्यकर्ता भी थे। उनको ढूँढ-ढूँढ करके एलिमिनेट करने की ज़िम्मेदारी इन मर्सनरीज़ पर सौंपी गई। और उन्होंने अपने काम को बखूबी अंजाम देना शुरू किया, और जो फर्स्ट टायर है, उसको पहले एलिमिनेशन शुरू हो गया। पहली बार लश्कर-ए-तैयबा को, आईएसआई को और पाकिस्तानी आर्मी को, डिफेंस को पहली बार लगा कि ये कौन-सा ऑपरेशन शुरू हुआ है। वो गनमैन पकड़ा क्यों नहीं रहे हैं? आखिर में वो गनमैन जो हैं, वो कोई मामूली गनमैन नहीं है जो गली मोहल्ले का आया और उसको कुछ पैसे दे दिया और कॉन्ट्रैक्ट किलिंग कर दिया, नहीं। वो हैं ऐसे जो पूरी तरह से आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने के लिए ट्रेन्ड हैं। चाहे वो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लोग हों या अफगानिस्तान के तालिबानी हों, ये उनसे संबद्ध ऐसे कुछ लोग मर्सनरी हैं जो पैसे लेकर के इस काम को अंजाम देने के लिए तैयार हो गए, बजाब्ता फुल प्रूफ ट्रेनिंग के साथ। और फिर पाकिस्तान में ये सिलसिला शुरू हुआ। अब ये जो अनआइडेंटिफाइड, अननोन, अज्ञात गनमैन है, उसका पाकिस्तान में खौफ इतना हो गया मित्रों, इतना हो गया कि लश्कर-ए-तैयबा की नींद हराम हो गई। उन्होंने इंक्वायरी शुरू की कि ये कौन है, कैसे ये घटना हो रही है। पता चला कि साहब ये तो अभी लोअर लेवल पर हो रही है अटैक, उसके बाद शुरू हुआ मिडिल लेवल पे अटैक, और अब निशाने पर आ गए हाफिज सईद जैसे लोग। ये और बात है कि इस बीच में ऑपरेशन सिंदूर हो गया और भारत सरकार ने लश्कर-ए-तैयबा की कमर तोड़ दी, और जमात-उद-दावा हो या फलाह इंसानियत हो या और जो दूसरे जो आतंकवादी संगठन है, उसकी कमर तोड़ दी। और जहां-जहां उनके अड्डे थे, वहां भारत के एयरफोर्स ने वो तांडव किया जो पाकिस्तान जिंदगी भर भूल नहीं सकता। पाकिस्तान तो अब स्वीकार भी कर रहा है। आपने देखा होगा कि जब आतंकवादियों की मृत्यु हुई तो उसके जनाजे में पाकिस्तानी डिफेंस के लोग जा रहे हैं, पाकिस्तानी आईएसआई के लोग उसको जाकर के सुपुर्द खाक कर रहे हैं। वो आखिरी फ्यूनरल तक भी
वो जाकर के उनके साथ अपना दोस्ती निभा रहे हैं और ये पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि हमें कोई गुरेज नहीं है इन आतंकवादियों से। जिसे आप आतंकवादी कहते हैं, मैं उसे अपना वॉरियर कहता हूं। याद कीजिए परवेज मुशर्रफ का वो इंटरव्यू, जो वो कहते हैं साहब ये हमारे अपने हैं जी, ये तो भारत को हजार घाव देने के लिए हमने तैयार किए हुए हैं, वो तो हमारे दाना पानी हैं, उन्हीं के ऊपर तो हम जिंदा हैं जी। ये परवेज मुशर्रफ का स्टेटमेंट था। लेकिन जब ये तैयार हुआ, ये मॉड्यूल कौन किया, किसने किया, किसी को पता नहीं है, लेकिन मॉड्यूल तैयार हो गया। इजराइल ने किया, भारत ने किया, चाइना ने किया, अमेरिका ने किया, किसने किया किसी को कुछ भी मालूम नहीं है, लेकिन मॉड्यूल तैयार हो गया। और जब मॉड्यूल तैयार हो गया तो एक्शन शुरू हो गया। एक्शन जब शुरू हो गया तो कोहराम मच गया और वही काम शुरू हो गया जो भारत में पाकिस्तान कर रहा था। अब भारत में जो वो हैंडलर हैं, उनको भी निशाने पर लाया गया और कहा जा रहा है मित्रों कि इसमें भारत के जो मर्सनरी हैं उसकी भी बड़ी भूमिका है। अब ये कौन करवा रहा है मुझे नहीं मालूम, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई गैंग का भी प्रयोग हो रहा है। और लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सिर्फ भारत में नहीं हो रहा है, लॉरेंस बिश्नोई गैंग का कनाडा में भी हो रहा है। और इसीलिए कनाडा सरकार कह रही है कि भारत सरकार ये काम करवा रही है, कोई गैंगस्टर है, इंटरनेशनल गैंगस्टर है, उसके कहने पर हो रही है। अरे भाई, भारत सरकार ऐसा काम नहीं करती है, लेकिन गैंग तैयार हो गया है, तो भारत सरकार क्या कर सकती है? अगर कोई एंटी नेशनल गतिविधि में कोई शामिल है तो उसे एलिमिनेट करने का इस सरकार को पूरा अधिकार है। सरकार अपना कोई भी प्रयास कर सकती है। आप भारत को टुकड़ों में बांटने की प्लानिंग करोगे, आप भारत को हजार जख्म दोगे और भारत बैठा रहेगा। अब लश्कर-ए तैयबा, आईएसआई, यूएसएड, पाकिस्तान का डीप स्टेट और अमेरिका का डीप स्टेट, दो तीन महत्वपूर्ण कार्यों पर लगा हुआ है। भारत के सुदूर दक्षिण राज्यों में उन्होंने बहुत ही मजबूत हैंडलर तैयार किए हैं और खासतौर से तमिलनाडु में मित्रों। और इसीलिए तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं और तमिलनाडु की जो सत्ता है, उनके ऊपर बहुत गंभीर आरोप लग रहे हैं कि वो भारत विरोधी संगठनों से उनके संपर्क हैं। भारत में जब हमने कुछ दिन पहले आपको बताया था कि संसद में पाकिस्तानी मूल बैठे हुए हैं और हमने इशारा किया था कि कांग्रेस पार्टी के नेता तरुण गोगोई की पत्नी, तरुण गोगोई जो आसाम के मुख्यमंत्री के बेटे हैं, उनके गौरव गोगोई, माफ कीजिएगा, तरुण गोगोई ने, गौरव गोगोई, गौरव गोगोई की पत्नी पाकिस्तान में काम करती है, पाकिस्तान के एक एनजीओ में काम करती है। अब उनके तार जुड़ रहे हैं। पता नहीं भारत सरकार कोई जांच कर रही है या नहीं कर रही है, लेकिन भारत सरकार की खुफिया एजेंसी को जारी जानकारी है गौरव गोगोई की पत्नी के बारे में और गौरव गोगोई के बारे में। और इसके बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूं कि गौरव गोगोई का जो मीटोरिक राइज है कांग्रेस पार्टी के अंदर, उसके पीछे बहुत बड़ा खेल कुछ अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, वही ये खेल कर रहे हैं। वरना सचिन पायलट की कोई भूमिका नहीं है कांग्रेस में, लेकिन गौरव गोगोई डिप्टी लीडर ऑफ अपोजिशन है कांग्रेस पार्टी के लोकसभा में। और जब भी किसी को उत्तर देने की बारी आती है तो गौरव गोगोई सबसे आगे होते हैं। तो गौरव गोगोई के को लेकर के चर्चा आम हो चुकी है और भारत की खुफिया एजेंसी उस पर काम कर रही है। लेकिन तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, ये सब पाकिस्तानी हैंडलर के निशाने पर है। और कई बार अभी तमिलनाडु में एक दो कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसमें आईएसआई के एजेंट वहां मौजूद थे, जो भारत में सनातन विरोधी पूरा माहौल बनाने के लिए, हिंदू मुसलमान दंगा रॉयट भड़काने के लिए हर तरह के काम कर रहे हैं। और उसमें भारत के एक एक वर्ग जो है, भारत का एक खास वर्ग जो है, वो कैरिड अवे हो जाता है। मैं समझता हूं कि उनको इस पर ध्यान देना चाहिए और खासतौर से हमारे मुस्लिम भाई बहनों को, कि वो कहीं इसका शिकार ना हो जाए, ऐसे हैंडलर की चपेट में ना आ जाए और तब उनको परेशानी ना होने लगे। तो उनको अलर्ट रहने की जरूरत है। लेकिन मित्रों, भारत की खुफिया एजेंसी और इजराइल की खुफिया एजेंसी ने अननोन गनमैन के सहारे
पाकिस्तान के उन आतंकवादियों को ठिकाने लगाने का इतना फुल प्रूफ प्लान तैयार किया है कि अब वो रिजल्ट ला करके देना शुरू हो गया है। आप उम्मीद कीजिए कि भारत कई फ्रंट पे काम कर रहा है, बलूचिस्तान के मुद्दे पर काम कर रहा है, पख्तूनिस्तान के मुद्दे पर काम कर रहा है। भारत को मालूम है, और भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते बहुत अच्छे हो गए हैं। आपको याद होगा कि अभी यूएनओ में अफगानिस्तान के खिलाफ यूरोपियन यूनियन ने कुछ जारी किया था, भारत ने एब्सटेन किया, भारत ने सपोर्ट नहीं किया उस रिजोल्यूशन को जो अफगानिस्तान के खिलाफ था। आपका अफगानिस्तान में महिलाओं की क्या स्थिति है, नहीं है, तो कहा कि आप चौधरी हैं क्या, ये अफगानिस्तान का मामला है, अफगानिस्तान देखेगा। असल में खेल ये हो गया है कि जब अमेरिका अफगानिस्तान को छोड़कर वापस लौट रहा था, तो अमेरिका ने अफगानिस्तान के साथ एक सीक्रेट डील की, और डील का मजमून ये था कि हम तो जा रहे हैं, हम अपना सारा हथियार आपके यहां छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी हम आपको उस हथियार के इस्तेमाल के लिए बोलेंगे। अब उन सारे हथियारों का इस्तेमाल तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ कर रहा है, और इसीलिए पाकिस्तान में आप देखते होंगे कि सुसाइड बॉम्बिंग हो रही है। उसमें कई बार नुकसान हो जाता है सिविलियन को, लेकिन अफगानिस्तान का और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का ऐसा कोई इरादा नहीं है कि पाकिस्तान के सिविलियन के ऊपर अटैक करें। उनका इरादा है कि ये जो बाकी जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप हैं, जो नेबरिंग, जो उनके लिए भी खतरा हो सकते हैं। कैसे खतरा हो सकते हैं? लश्कर तैयबा ने एक पॉलिटिकल पार्टी भी लॉन्च कर दी, क्योंकि इनको मालूम, आईएसआई को देखिए, आईएसआई को पता है कि इमरान खान की पार्टी, शहबाज की पार्टी, नवाज शरीफ की पार्टी का कोई मतलब नहीं है। तो आईएसआई ने लश्कर तैयबा के साथ मिलकर के एक मिल्ली मिल्ली मुस्लिम लीग पॉलिटिकल पार्टी भी बनवा दी। अब ये जो अ, हाफिज सईद है, अब ये मिल्ली मुस्लिम लीग का सर्वे सर्वा है, इसको आगे बढ़ा रहा है। लेकिन ये मिल्ली मुस्लिम लीग वहां पर हो सकता है कि आने वाले दिनों में पॉलिटिकल पार्टी के रूप में इमर्ज कर जाए। मतलब आतंकवादियों के द्वारा आतंकवादियों को सामने में रख करके पीछे से आईएसआई और पाकिस्तानी डिफेंस, पाकिस्तानी आर्मी के लोग इस पॉलिटिकल पार्टी को मदद कर रहे हैं ताकि ये हमारे कब्जे में रहे। शहबाज और इमरान अगर हमारे कब्जे में नहीं रहेंगे तो ये हमारे कब्जे में रहे। पाकिस्तान में कभी भी कू हो सकता है, ऐसे संकेत आ रहे हैं। तो ये जो बलोच रेबल है और दूसरा बलोच रागी सांगर है, ये जो 2-3-4 जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन सब का जबरदस्त उपयोग इंटरनेशनल एजेंसी कर रही है, जिसमें इजराइल भी है। भारत का मैं नाम नहीं लेता हूं, लेकिन इजरायली बड़ी तेजी से इनका उपयोग कर रहे हैं। तो इजराइल का आपको शुक्रगुजार होना चाहिए। इजराइल ने अपनी दोस्ती निभाई है, और पाकिस्तान में अगर आने वाले दिनों में कू हो जाए तो आप चौंकिएगा मत। पाकिस्तान में कू की संभावना है। मौलाना मुनीर हालांकि मोस्ट पावरफुल हो चुका है, लेकिन उनको लगता है कि हर चीज के लिए मुझे पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट से रजामंदी लेनी पड़ती है। जब सारा काम मुझे ही करना है, हमको इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में भी मुझे ही जाना है, मुझे ही ट्रंप को मनाना है, तो खैर मैं ही, हमारे पास में ही सारी सत्ता, पॉलिटिकल पावर भी हो जाए और डिफेंस की भी पावर हो जाए, तो मुमकिन है कि पाकिस्तान में जल्द ही आपको कू देखने को मिले नेपाल के बाद। तो ये उसकी सारी परिस्थिति बन गई है। लेकिन भारत को जो इजराइल ने अपनी दोस्ती का उपहार दिया है, अननोन गनमैन की थ्योरी दे करके, वो काबिले तारीफ है। मैं ये नहीं कहता हूं कि पाकिस्तान में जो घटनाएं हो रही हैं उसमें भारत की कोई भूमिका है, भारत की कोई भूमिका नहीं है, लेकिन किसी न किसी की तो भूमिका है। कोई ना कोई तो इस रोल को प्ले कर रहा है, और उसका फायदा भारत को हो रहा है। वहां के आतंकवादी संगठन के को ठिकाने लगाया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।